अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट नुमान नूर और पर्माकल्चर सीरीज़ में खुशामदीद। आज हम आपको पर्माकल्चर के प्रिंसिपल्स के बारे में बताएंगे। इसकी ये सेकंड पार्ट है प्रिंसिपल्स का। पहले पार्ट में हमने आपको कुछ बैकग्राउंड बताया कि प्रिंसिपल्स किस तरह काम करते हैं। दो चीज़ें दोबारा राउंड अप कर लेते हैं उनको कि हमने सोचा, सबसे पहली चीज़ ये देखी कि एक तो ये है कि एथिकल सिस्टम है, इसके अंदर यानी कि नेचर के साथ, ईमानदारी के साथ, अच्छे तरीके के साथ आपने चलना है। उसमें आपने केयर करनी है लोगों की भी और अर्थ की भी। जब ये बेसिक आपके जहन में एक अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट होगा तो आप आगे चलेंगे। सेकंड क्या हमने डिस्कस किया कि सारा जो पर्माकल्चर का जो एरिया है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट या स्कोप कह लें उसको, वो सोर्स और सिंक के दरमियान है। प्रॉपर्टी के अंदर आपकी ज़मीन बेशक 10 एकड़ है या 5 एकड़ है या 2 एकड़ है, उसमें लैंड में रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज किधर से आते हैं? वो सोर्स है, और वो किधर से आपकी लैंड से एग्जिट करते हैं? वो सिंक है। इसके बीच में सारा जो इंटरेक्शन है वो करना है। ये डायग्राम आपको याद होगी, इसके थ्रू मैंने आपको कुछ समझाया था कि विंड, सोलर एनर्जी और उसके बाद वाटर, इवन वाटर के साथ ही मिनरल्स भी आते हैं। ये तमाम चीज़ें आपकी लैंड में जिधर से आ रही हैं आप उसको करेंगे, अपने सिस्टम्स बना के उसको करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब हम स्टेज के ऊपर चलें, नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आते हैं कि अब ये जब बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि पर्माकल्चर काम कैसे करता है क्या, तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिंसिपल्स में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ऑब्जर्व एंड इंटरैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप नेचर को ऑब्जर्व करेंगे तब आप नेचर के साथ इंटरैक्ट कर सकेंगे। अगर आप एक जगह जाते हैं, वहाँ पे पहाड़ हैं, खूबसूरत सीनरी है, आप सैर करने गए, घूम के वापस आ गए, यू हैव सीन इट, आपने ऑब्जर्व नहीं किया। आपने एक दरख्त देखा एक जगह पे, आप देख के गुजर गए, वो देख लिया। ऑब्जर्व करें कि वो दरख्त किस तरह बिहेव कर रहा है, उसका क्या सिस्टम है, वो किस तरह दूसरी चीज़ों के साथ कनेक्टेड है, उसके ऊपर कितने परिंदे रहते हैं, किसी ने घोंसला बनाया हुआ है, उसकी रूट सिस्टम्स कैसे हैं, वो ज़मीन में क्या इंटरेक्शंस हो रही हैं। इन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे आप। जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो तब ही आप उसके साथ इंटरेक्ट कर सकेंगे सेकेंड स्टेज पे। इंटरेक्ट का मतलब ये है कि देन यू वर्क विद देम टू इम्प्रूव दीज सिस्टम्स, या उसको कॉपी करके अपने सिस्टम में लगाएं। जंगल में जिस तरह एक जंगली दरख्त लगा हुआ है, उसी सिस्टम को आपने अपनी लैंड पे एक फ्रूट ट्री के साथ रिप्लेस किया और आप उसको इंटरेक्ट कर रहे हैं उसके साथ। तो दिस इज द मेन पॉइंट। अब बेसिकली ये आप जब तक अपने अंदर ये बिहेवियर डेवलप नहीं करेंगे, ऑब्जर्व करने वाला और इंटरेक्ट करने वाला नेचर के साथ, आप आगे नहीं जा सकते। क्योंकि इंडिपेंडेंट, मैंने आपको पहले बताया, ये होलिस्टिक सिस्टम है, पूरी दुनिया कनेक्टेड है। तमाम एनिमल्स, परिंदे और आपके जितने भी ये प्लांट्स हैं, लोग, ये सब आपस में एक कनेक्शंस के थ्रू आपस में बंधे हुए हैं। तो इसलिए उनको ऑब्जर्व करना, पैटर्न्स कहते हैं इसको, उन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना चाहिए आपको। तो पहली चीज आ गई ऑब्जर्व एंड इंटरैक्ट। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप रीजनरेटिव या जो आप कह लें कि रीजनरेटिव कह लें, और उसके बाद आप यूं समझ लें कि आपने किसी किस्म की एनर्जी आपके जो आ रही है उसको आपने यूटिलाइज ऐसे तरीके से करना है कि यू टेक मोर आउट ऑफ द थिंग्स, चीज़ों के इंटरेक्शन के थ्रू। तो उसमें क्या होगा कि आपने कैच एंड स्टोर एनर्जी। पहली चीज़, जिस तरह मैंने आपको बताया, सोर्स ऑफ सिंक में क्या करेंगे, सन की एनर्जी है, आपने यूटिलाइज की, प्लांट्स उगाए, सोलर पैनल यूज़ किए, इससे आपने कैच किया और यूटिलाइज किया। बारिश है, पानी आया, आपने इसको स्टोर किया डैम के थ्रू, स्वेल्स के थ्रू, और उसके बाद अपनी फसलों को पानी दिया, इसको आपने यूज़ किया। तो आपने कैच भी किया और उसको स्टोर भी किया, और आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको स्टोर कर सकें। जिस तरह ये पानी आ रहा था, आपने कैच तो कर लिया, लेकिन जब आपने ये उसके नीचे ये डैम बनाया तो इसका मतलब आपने उसको स्टोर कर लिया एनर्जी को। तो इस एनर्जी को स्टोर करना इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप इसको लंबे टाइम तक अपनी बेनिफिट के लिए, अपने सिस्टम की बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकें। तीसरा पॉइंट है ऑब्टेन अ यील्ड। ये तो एक बड़ा सिंपल सी बात है कि एक शेर है, जिस खेत से ना हो दहका को रोजी मैसर,
उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। किसान काम करते हैं और उनको यील्ड्स नहीं मिलती, फसल नहीं आती, फसल हासिल करनी है आपने उससे। अगर आपने ये पूरा सिस्टम बनाया है और उससे कोई फसल नहीं आ रही है आपकी, ज़रूरी नहीं कि आपको टनों के हिसाब से, जिस तरह आजकल कंज्यूमरिज्म वाला सिस्टम चल रहा है, मेन स्ट्रीम एग्रीकल्चर, नो, अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपकी फैमिली, आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए, आपके गांव के, आपके शहरों के लिए अच्छी चीज़ प्रोवाइड करने के लिए एक अच्छी रीजनेबल फसल हासिल करना भी एक प्रिंसिपल का हिस्सा है, और वो भी एथिकल तरीके से। आजकल जो फार्मिंग मेन स्ट्रीम चल रही है वो है तो फार्मिंग, इट्स ओके, लेकिन वो एथिकल नहीं है। आप ज़मीन को कंज्यूम कर रहे हैं, नचोड़ रहे हैं, और आखिर में इवेंचुअली और जब बिल्कुल डेड हो जाता है तो वो सिलसिला हाथ से निकल जाता है। तो इसलिए ऑब्टेनिंग अ यील्ड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी, अप्लाई सेल्फ रेगुलेशन एंड एक्सेप्ट फीडबैक। अप्लाई सेल्फ रेगुलेशन यानी कि आपने रेगुलेट करना है, चीज़ों को कंट्रोल रखना है। सेल्फ रेगुलेशन, सबसे पहले अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करना है कि आप ऐसी प्रोडक्ट्स और ऐसे सिस्टम्स लगाएंगे जो मिनिमम या थोड़े तरीन ह्यूमन इंटरेक्शंस के साथ वो आपको सिस्टम काम करना शुरू कर देंगे। कहने को फॉर एग्जांपल, आप बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स के साथ भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन आपके सिस्टम्स इतने सिंप्लीफाइड और अच्छे होने चाहिए कि वो एक अच्छे तरीके से मिनिमम ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ वो काम कर सकें। तो इंटरेक्शन में ये जो है अप्लाई सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन यही है कि आपने अपने आप को कंट्रोल में रखना है, लालच में नहीं पड़ना, चीज़ों के आगे नहीं जाना ज़रूरत से ज़्यादा। एंड एक्सेप्ट फीडबैक। अब फीडबैक क्या चीज़ है? फीडबैक आपको कोई बंदा आदमी दे सकता है कि सर आप ये ऐसे कर रहे हैं, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लें। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक मसला आ गया है कि आपने जब ये सिस्टम बनाया तो यहाँ पे ये आपने पानी का इसमें एक छोटा सा ये ब्रिज बनाया हुआ था, ये जो जगह बनाई थी। अब यहाँ पे पानी तो आ गया, आपके पास स्टोर तो हो गया, लेकिन ये आपकी जगह के रास्ते में। आपने क्या किया, अब इस पे आपने देखा कि सिस्टम तो बन गया लेकिन पूरी तरह काम नहीं कर रहा। आई कैन नॉट गो, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है जगह। क्या करेंगे आप? उसके ऊपर एक ब्रिज बना देंगे। तो ये फीडबैक आया कि यार इस पे एक ब्रिज बना दें छोटा सा, ताकि आपका आने जाने का रास्ता आसान हो, आप यहाँ से डायरेक्टली इजीली जा सकेंगे, बजाय आप लंबा चक्कर काटें। तो थिंग्स लाइक दैट। ये फीडबैक आप खुद भी लेते हैं, नेचर भी आपको देती है, और आपके सिस्टम्स भी आपको देते हैं। तो हर किस्म का फीडबैक एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए हार्ड एटीट्यूड के भाई जो मैंने सोच लिया, जो मैंने कर दिया, इससे बेहतर कोई सिस्टम नहीं हो सकता। सो फीडबैक के साथ मुसलसल छोटी छोटी करेक्शंस आप करते रहेंगे अपने सिस्टम में, यहाँ तक कि वो मेच्योर, हेल्दी, वर्किंग पर्माकल्चर सिस्टम डेवलप होगा। तो फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और फीडबैक कहीं से भी आ सकता है, आपको रेडी होना चाहिए हर तरफ से फीडबैक लेने के लिए। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, सेल्फ रेगुलेशन है। यूज एंड वैल्यू रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। अब ये है कि आपने अपने सिस्टम्स को चलाने के लिए कोशिश करें कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज हों। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे ये सिंपल कहता हूं कि इस घर को लाइट के लिए ये जी एक बल्ब आ गया, ये एक बल्ब है, और ये देखिए, खैर मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो इस बल्ब के लिए आपको लाइट चाहिए, पावर चाहिए। आप जनरेटर लगा सकते हैं, लेकिन वो रिन्यूएबल नहीं है। आप बाहर से डीजल लाएंगे, आपको पता है दुनिया में जो मामला चल रहा है, आप उस जनरेटर से इसको चलाएंगे। आपको पानी का लिए ट्यूबवेल के लिए आपको चाहिए, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है। बजाय इसके कि आप ये काम करें, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या है, ये विंड एनर्जी को आपने यूटिलाइज किया, विंड मिल लगाई, पंचक्की कह लें, विंड की चक्की, विंड मशीन, विंड मिल कह लें, आपने ये लगाई, और इसके थ्रू आपको आपके पानी को पंपिंग सिस्टम चल गया। आपकी ग्राइंडिंग वगैरह, गंदम वगैरह को पीसना रिन्यूएबल है, हवा चलेगी, ये चलता रहेगा। सूरज के थ्रू, आप सोलर पैनल के थ्रू ये काम ले सकते हैं। इसी तरह जो आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, फोकस उस पर करना है। लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि 100% फ्रॉम द डे वन आप इसको टोटल रिन्यूएबल पे ले आए। हो सकता है कि शुरू में अर्थवर्क्स करने के लिए आपको ट्रैक्टर, इवन वो जो होते हैं एक्सकवेटर्स, और उसके थ्रू आपको अपने सिस्टम में डिगिंग करनी है, कुछ करना है, उसकी सीधा बदला करना है, तो यू माइट हैव टू यूज दोज थिंग्स एज वेल। लेकिन फोकस आपका होगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे, जिस पे आपका सिस्टम इवेंचुअली रन करे। तो ऑलवेज यूज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। सर्विसेज में भी ऐसे ही है कि आपने ऐसी सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये सिंपल ये कहता हूँ कि आपके जितने भी आपका सामान ट्रांसपोर्ट हो रहा है,
जितना भी आपकी चीज़ें आ रही हैं गाड़ियों पे, ये सब चीज़ों पे आ रहे हैं, तो वी शुड बी वर्किंग कि आप इसको रिन्यूएबल पे रखें ताकि आपकी सिस्टम के ऊपर एक तो लोड कम हो एंड इट विल ऑल्सो कॉस्ट वेरी लेस ऑन योर पॉकेट। इवेंचुअली आपको, अगर आप किसी लोगों के सिस्टम्स को देखें जो पर्माकल्चर एडवांस्ड, जो फूड फॉरेस्ट हैं या उनके जो पर्माकल्चर सिस्टम्स हैं, इवन कई ऐसे बड़े एरिया के होमस्टेड कहते हैं उसको, छोटे यानी कि फार्म हाउस टाइप एरियाज हैं उसके अंदर, तो वो तकरीबन मोर और लेस 95% रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे जा चुके हैं। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। 5 हो गए हमारे प्रिंसिपल्स कि आपने रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एंड लास्ट इसमें आज की 6 हैं। 6 हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल हम ये देखते हैं प्रोड्यूस नो वेस्ट। हमने वेस्ट नहीं प्रोड्यूस करना, सिंपल सा एक असूल है, ये आप अपनी हैबिट बना लीजिए अपने घरों के अंदर। हमने क्या किया है कि हमने भी अपने घर में 3 डस्टबिन बनाए हुए हैं। एक है प्लास्टिक्स, एक है पेपर्स और एक है ग्रीन वेस्ट। ग्रीन वेस्ट आप अलहदा हम अपनी मुर्गियों को डाल देते हैं, वो से आप यूज़ करते हैं। तो हमारे घर से अगर आप यूँ समझें तो वेस्ट तकरीबन ख़त्म हो चुका हुआ है। प्लास्टिक की आप रिसाइकलिंग के लिए देते हैं, पेपर को भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर ज़मीन में डाल के उसकी दोबारा वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इस तरह के सिस्टम्स के अंदर आपको वेस्ट प्रोड्यूसिंग मिनिमम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक हैबिट डेवलप करें, घरों से लेके फार्म तक। गाय का गोबर फेंकने की बजाय आप उसको मैन्योर में यूज़ करें। फसल कट गई, ऊपर से गंदम काट ली, नीचे उसके वेस्ट बचा हुआ है, जो स्ट्रॉ है उसके नीचे वाले, आमतौर पे लोग बेच देते हैं, फेंक देते हैं, कुछ कर देते हैं। चावल की पराली है, उसको आप एज ए मल्च यूज़ करें। मल्च कहते हैं कि आप उससे अपनी बेड्स को, जो ग्रोइंग बेड्स हैं उसके ऊपर आप डाल के उसको ठंडा भी करते हैं और उससे उनकी ग्रोइंग में हेल्प होती है। वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आप ये समझ लें कि ना सिर्फ आपका वेस्ट बल्कि इंडस्ट्रियल वेस्ट और आपके इलाके में जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो आप वेस्ट कलेक्ट करके उसको भी बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी फसल को बेहतर करने के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर बहुत आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए सिस्टम की, क्योंकि नेचर में वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता। तो हमने क्योंकि नेचर को फॉलो करना है तो वी विल बी फॉलोइंग द सेम पैटर्न एज द नेचर इज डूइंग। हमें भी उसी को फॉलो करना है। मेरा ख्याल है आपको यहाँ तक बात अंडरस्टैंड आ गई होगी अच्छे से समझ। अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप नीचे कमेंट्स में डाल दीजिए। हम आप कोशिश करेंगे कि आपको जो भी अच्छे से अच्छे तरीके से इसको आंसर करें। और दूसरा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक कीजिएगा और हो सके तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो टाइमली आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।